नमस्कार। मैं विनय शर्मा, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल अलवर, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम कलाइडोस्कोप पुस्तक कक्षा 12 इंग्लिश लिटरेचर की दूसरी कविता पोएम्स बाय मिल्टन में ऑन शेक्सपियर कविता का दूसरा भाग समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता में पहली 4 पंक्तियाँ हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगली 4 पंक्तियाँ जो हैं वो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। पहले इन पंक्तियों को मैं एक बार रिसाइट कर देती हूँ, फिर वर्ड बाय वर्ड हम इसको समझेंगे। डियर सन ऑफ मेमोरी एंड ग्रेट आयर ऑफ फेम, what needest thou such weak witness of thy name? Thou, in our wonder and astonishment, hast made thyself a livelong monument. तो बच्चों, अब इन पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। लेखक जॉन मिल्टन, कवि जॉन मिल्टन शेक्सपियर को डियर सन ऑफ मेमोरी कहकर संबोधित करते हैं। मेमोरी मतलब याद, ठीक है। डियर सन प्यारा पुत्र। वो शेक्सपियर को कहते हैं कि तुम याददाश्त के, मेमोरी के प्यारे पुत्र हो, बिलवड सन हो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि शेक्सपियर हमारी यादों में हमेशा ताज़ा रहते हैं। भले ही वो आज नहीं हैं, सन 1616 में उनका देहावसान हो गया था, पर आज भी जब इंग्लिश लिटरेचर के बड़े बड़े लेखकों की बात होती है तो सबसे पहला नाम शेक्सपियर का ही आता है। तो उनका जो कार्य है उन्होंने आज भी उन्हें जीवित रखा हुआ है, अमर बनाया हुआ है। तो इसीलिए जॉन मिल्टन कहते हैं यू आर डियर सन ऑफ मेमोरी। यहाँ उन्होंने मेमोरी को पर्सोनिफाई भी कर दिया है, उसका मानवीकरण भी कर दिया है, जैसे वो कोई इंसान हो और शेक्सपियर उनका पुत्र है। अगला एक्सप्रेशन जो वो लेते हैं वो है ग्रेट आयर ऑफ फेम। ना हु इज़ एन आयर, एच साइलेंट है यहाँ पर। आयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसे राजा सिंहासन पर जब बैठता है और उसके बाद उसका जब पुत्र राजगद्दी संभालता है तो हम कहते हैं ही इज़ द आयर ऑफ द थ्रोन। द सन ऑफ द किंग इज़ द आयर ऑफ द थ्रोन, कि जो पुत्र है राजा का वो इस गद्दी का उत्तराधिकारी है। तो ऐसे ही फेम यानी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी कौन है? शेक्सपियर, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में और अपने जीवन के बाद भी, मृत्यु के बाद भी इतनी प्रसिद्धि मिली है जितनी शायद ही किसी को मिलेगी। तो यहाँ कवि मिल्टन ने फेम को भी पर्सोनिफाई किया है और मेमोरी को भी। तो पहली पंक्ति समझ में आ गई। लेखक कहते हैं यहाँ पर कि शेक्सपियर मेमोरी और फेम यानी प्रसिद्धि दोनों के ही प्रिय हैं। उनको इतनी प्रसिद्धि मिली है कि वो अमर हो गए हैं, हमेशा यादों में ताज़ा रहते हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो प्रश्न कर फिर उनके सामने खड़ा है और वो उनसे संबोधित करते हुए कहते हैं व्हाट नीडस्ट दाउ। दाउ मतलब तुम, यू, तुम्हें क्या आवश्यकता है। ऑफ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, अपने नाम के लिए, दाई मीन्स योर, अपने नाम को जीवित रखने के लिए तुम्हें इतने वीक विटनेसेस, इतने कमज़ोर साक्षियों की क्या आवश्यकता है। कौन से कमज़ोर साक्ष्यों की बात कर रहे हैं लेखक? बात करते हैं पत्थर से बने हुए मॉन्यूमेंट्स की, जो हम किसी व्यक्ति को याद करने के लिए उसकी याद में हम बनाते हैं, जैसे कि ताजमहल बनाया गया मुमताज़ की याद में। पर क्योंकि ऐसी चीज़ें समय के साथ साथ समाप्त हो जाती हैं तो इसीलिए लेखक इनको वीक विटनेस बोलता है, ठीक है। तो कवि कहता है शेक्सपियर से कि भाई आप जब स्वयं फेम के आयर हैं या मेमोरी के डियर सन हैं तो आपको ऐसी मटीरियल चीज़ों की क्या आवश्यकता है जिससे आपका नाम अमर हो जाए। Thou in a wonder and astonishment hast made thyself a livelong monument. फिर शेक्सपियर को संबोधित करते हैं इन पंक्तियों में और कहते हैं कि तुमने हमें इतने अच्छे
लिटरेचर दिया है पढ़ने के लिए, जिसको पढ़कर हमें आश्चर्य के भाव आते थे। वी वर सरप्राइज्ड कि क्या कोई इस तरह से लिख सकता है। तो तुमने हमें इतने अच्छे अनुभव दिए अपने लेखन के द्वारा कि तुमने स्वयं के लिए ही एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना लिया है जो हमेशा अमर रहने वाला है, जिसको समय का पहिया डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें उन्होंने फिर ओल्ड इंग्लिश का यूज़ किया है, दाओ मतलब यू, एंड हैस्ट मीन्स हैज़, thyself yourself। तो इन पंक्तियों का एक बार फिर से मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। कवि कहता है, लेखक कहते हैं कि शेक्सपियर जो हैं वो मेमोरी के, याद के प्रिय पुत्र हैं और साथ ही साथ प्रसिद्धि के भी उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए उन्हें किसी भी प्रकार के पत्थर के बने हुए किसी कमज़ोर मॉन्यूमेंट की, किसी कमज़ोर बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है जिसके वजह से उन्हें आगे याद किया जाए। शेक्सपियर ने तो खुद के लिए ही एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया है, लिव लॉन्ग, जो लंबे समय तक रहने वाला है। एक अमर, एक इमॉर्टल मॉन्यूमेंट वो अपने आप बना चुके हैं थ्रू हिज वर्क्स। उनके जो कार्य हैं उन्होंने लोगों के मन में इतना आनंद भर दिया है, इतना वंडर, इतना एस्टॉनिशमेंट डाल दिया है कि वो इन कामों की वजह से लोगों के मन में हमेशा जीवित रहने वाले हैं। तो फिर उनको इन कमज़ोर मॉन्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता है। वापस से आपके लिए एक छोटी सी ग्लॉसरी मैंने बाद में दी हुई है, तो आप इस ग्लॉसरी से इन 4 पंक्तियों में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख सकते हैं। फिर से आशा करती हूँ कि आपको यह सेक्शन समझ आया होगा। एक और वीडियो है जिसमें बची हुई कविता का मतलब मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।